तो अभी तक हमने देखा कि कुईजू ने शिया को डराता है कि वो जियांग को मार देगा, तो शिया भी फिर चेन को जिंदा करने के लिए मान जाती है और अपनी एनर्जी चेन में ट्रांसफर करने लगती है। तो जियांग उसे मना करता है कि ऐसा मत करो। इसी बीच सिम्बा भी कुईजूने के असिस्टेंट से तलवार छीनकर कुईजूने पर अटैक कर देता है और असिस्टेंट से फाइट करता है। वहीं कुईजूने भी नीचे गिर जाता है और फिर जियांग भी शिया को जल्दी से चेन से दूर करता है और शिया को हक कर लेता है। वहीं कुईजूने भी चेन के पास में आकर बैठ जाता है और सिम्बा भी असिस्टेंट से फाइट करते हुए काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और तभी स्नोफॉल भी होने लगती है। तो कुईजूने भी फिर चेन से जुड़ी हुई बातें याद करने लगता है और फिर असिस्टेंट भी कुईजूने के पास में आकर रोने लगता है और फिर गुस्से से पिस्टल उठाकर कहता है कि शिया ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और शिया पर गोली चला देता है। पर जियांग बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। तो असिस्टेंट भी फिर उन्हें इमोशनल होकर देखने लगता है और सिम्बा भी ये सब देखता है और फिर जियांग शिया को हक करके बाय कहता है। तो शिया भी काफी ज्यादा रोने लगती है और ये सीन सच में काफी ज्यादा इमोशनल था। तभी जियांग भी नीचे गिर जाता है और शिया उसका खून देखकर जोर से जियांग कहते हुए रोने लगती है और तभी शिया की बहन लिंसी भी वैम्पायर पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और कुईजून है और उसके असिस्टेंट को पकड़ लेती है और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद आप देखते हैं कि सभी लोग जियांग को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। वहीं शिया भी अकेले सेट होकर बैठी होती है। तभी सिम्बा उसके पास में आकर बैठता है और उसे टिश्यू देता है क्योंकि वो रो रही होती है। तो फिर शिया कहती है कि अगर ये मेरी वजह से नहीं होता तो वो ऐसा नहीं करता। तो सिम्बा कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो शिया कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, पहले हुए किडनैपिंग का इंसिडेंट और अब ये। अगर मैं एक नॉर्मल व्यक्ति होती तो जियांग को ये सब सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता, ये मेरी ही गलती है। तो सिम्बा कहता है कि लेकिन शिया, खास होना कोई बुरी बात नहीं है, हम वाकई में खास है। तो शिया फिर भी कहती है कि सिम्बा, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है और रोते हुए कहती है कि अगर हम शुरू से साथ नहीं होते या शायद मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और हम दोनों दोबारा साथ नहीं आते तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। लालची तो मैं ही थी, इसके परिणाम भुगतने वाला वो था। और काफी ज्यादा रोने लगती है। तो सिम्बा कहता है कि लेकिन उसने पहले ही इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया था, वो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। बहुत टाइम पहले से ही मैं उसके साथ खड़ा था। जिस पल से हमें लगा कि कुईजूने के साथ कुछ गड़बड़ है। तो शिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो बताता है कि किंगसोंग काउंटी में जब तुम्हारी वजह से शिनरेन घायल हो गई थी, मैंने काले कपड़े पहने एक आदमी का प्रतीक चिन्ह उठाया और अस्पताल में उससे मिला। शुरू में मैं जियांग के साथ में नहीं था, लेकिन वो कई बार मेरे पास आया। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सिम्बा जियांग से कहता है कि प्रोफेसर चेन ने कई वैम्पायर पर रिसर्च किए हैं, मारे जाना तो आम बात है, हमारा उनसे मिलना सही नहीं है ना। तो जियांग कहता है कि मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम मुझे बता सकते हो कि शिया दूसरे वैम्पायरों से कैसे अलग है। तो सिम्बा कहता है कि शिया को बिना सोचे समझे पसंद करने की वजह से मैं तुमसे पहले ही नफरत करता हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उससे दूर रहो और उसके बारे में हर बात की छानबीन करना बंद कर दो। तो जियांग कहता है कि अगर एक बार काम शुरू हो जाए तो उसे वापस रोका नहीं जा सकता। और यही फ्लैशबैक खत्म होता है। और फिर सिम्बा बताता है कि कुईजूने के साथ काम का नाटक करते हुए मुझे पता चला कि उसके पास एक कीमती तलवार है जो उच्च स्तरीय वैम्पायर को भी मार सकती है। तो शिया कहती है कि तो फिर तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, इतनी खतरनाक बात के बारे में। तो वो कहता है कि जियांग ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। तो शिया कहती है कि तुम्हें फिर रनवे के बारे में कैसे पता चला, वो जगह तो काफी टाइम से वीरान पड़ी है, वहाँ लोगों का आना जाना भी नहीं है। तो सिम्बा कहता है कि हालांकि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा, जियांग एक बहुत ही अच्छा जासूसी स्टोरी राइटर है। और फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग सिम्बा से कहता है कि कुईजूने ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे लगता है कि वो आज अपना कदम उठाएगा, इसीलिए मैंने उन सभी जगहों की जांच की है जहां खगोलीय चमत्कार देखे जा सकते हैं। जगह की जरूरत को पूरा करने वाले और उन लोगों की आवाजाही वाले ये दो ही प्लेस हैं और उन दोनों जगहों का पता वो सिम्बा को दे देता है। और अब प्रेजेंट में सिम्बा कहता है कि जियांग ने किडनैप होने का नाटक किया और ये सब कंफर्म करने के बाद मैं तुरंत सिस्टर लिंसी के पास गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुईजूने तुम्हें पहले ही ढूंढ लेगा, इसीलिए लिंसी को एड्रेस देने के तुरंत बाद में तुम्हारे पास पहुंच गया। तो शिया फिर रोते हुए कहती है कि जियांग, तुमने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया। और फिर सिम्बा बोलता है कि उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि हालांकि मैं हार गया, लेकिन मैं सही ढंग से हारा, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन से हार गया जो तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार है। हालांकि वो मेरे मुकाबले में अभी भी थोड़ा कम है, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम्हें खुश रख सकता है। और फिर तभी डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी पॉसिबल कोशिश की है, लेकिन सीरियस चोटों की वजह से वो अभी भी बेहोश है। हम पहले उसे आईसीयू में भेजेंगे, वो शायद एक वीक भी न टिक पाए। उनकी फैमिली को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो शिया ये सुनकर और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो सिम्बा उसे संभालता है। फिर अब उसके बाद देखते हैं कि शिया जियांग के पास में आकर बैठती है और कहती है कि जियांग, तुम 3 दिनों से सो रहे हो,
डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ इसी तरह जिंदा रखा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ ही दिन। मैं सच में बहुत अपसेट हूँ। और कहती है कि मैंने रूम में पूरी गंदगी फैला दी है, उठो और मुझे डांटो। मैं बोल रही हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। और रोते हुए उसे उठाते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे। अब मुझे क्विजिनर की बात समझ आ गई, क्योंकि अगर मेरे प्यार की इस तरह डेथ हो जाए तो मैं भी उसे फिर से जिंदा करने की हर कोशिश करूंगी। और फिर जल्दी से अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड, जियांग को भी फिर से जिंदा किया जा सकता है ना, मैं उसे बचा सकती हूँ। क्विजिनर ने कहा कि हमारे परिवार का जिन अलग है, हमारे पास अमर जीवन का जिन है, इसलिए हमारे पास इलाज करने की मजबूत क्षमता है। आप और मैं भी उच्च स्तर के वैम्पायर है, इसलिए आप टोंग टोंग को बचा पाए, इसलिए क्विजिनर को अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मेरी ज़रूरत थी, है ना। तो वो कहते हैं कि बकवास मत करो। तभी सिम्बा आकर कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अंकल ने टोंग टोंग को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक वो बीमार पड़े रहे। तुम जानती हो, क्योंकि इस विधि में जोखिम बहुत ज़्यादा था। न केवल इसे करने वाले व्यक्ति की, बल्कि जिससे बचाया जा रहा है उसकी भी डेथ हो सकती है। तो शिया कहती है कि लेकिन सिम्बा, इस समय जियांग हर पल मर रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। तो उसके डैड कहते हैं कि ये जियांग की वजह से नहीं है, इस विधि में तुम भी कोमा जैसी सिचुएशन में चली जाओगी और फिर कभी जाग नहीं पाओगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं। तो शिया उनसे रिक्वेस्ट करती है, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, लेकिन उसे बचा लो, मुझे अब भी उससे बहुत सी बातें करनी है। और रोते हुए बोलती है, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे मिलकर सच में किस्मत वाली महसूस कर रही हूँ। उसका हर पल हर सेकंड मेरे लिए अनमोल था। मैं उसे हर चीज़ के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे पता है कि शायद हम फिर कभी एक दूसरे से ना मिल पाए, मेरी बस यही इच्छा है कि वो जिंदा रह सके। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए आसान नहीं था। शिया, मेरी बात सुनो, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे अपनी आधी एनर्जी देनी होगी। ऐसा करने से हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी डेथ होगी या नहीं। मैं ये खतरा नहीं उठाऊंगा। तभी सिम्बा कहता है कि उसे ऐसा करने दो, हम उसकी सोच नहीं बदल पाएंगे। अगर जियांग की सच में मौत हो जाती है तो उसके लिए लाइफ और सुख का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर शिया से कहता है कि अब तुम जाओ, अभी भी उम्मीद की कुछ किरण बाकी हो सकती है, आखिरकार तुम शिया हो। वेल, अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी लोग जियांग को एक जगह पर लेटाकर उसके पास में खड़े हो जाते हैं, यानी उसे जिंदा करने के लिए तैयारी करते हैं। और फिर शिया कहती है कि जियांग, हमेशा मैं तुम्हें टच करती थी क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। ये पहली बार है जब मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें ही बचा रही हूँ। और फिर अपने हाथ पर चाकू से कट लगाती है और जियांग के होठों पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप गिराती है और कहती है कि जियांग, ये चाहे 10 साल बाद हो या फिर 20 साल बाद, अगर वो छोटी सी मुलाकात भी हुई तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो शिया के मॉम डैड ये सुनकर रोने लग जाते हैं और लिंसी भी सैड हो जाती है, वहीं सिम्बा भी सैड हो जाता है। और फिर शिया जियांग के फोरहेड पर किस करती है और फिर जियांग के हाथ में अंगूठी रख कर उसे अपनी एनर्जी देने लगती है और उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करती है। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। और फिर कुछ महीनों बाद हमें दिखाया जाता है कि सिहुआन और सिम्बा अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। तो सिम्बा उस जगह को देखता है जहां शिया हमेशा बैठकर सिम्बा के कॉन्सर्ट को एंजॉय किया करती थी और यही सोचकर वो सैड होता है क्योंकि वो आज वहां पर नहीं है। वेल, अब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सिहुआन सिम्बा से पूछता है कि क्या शिया अभी तक नहीं जागी, तो वो हाँ कहता है। तो फिर सिहुआन कहता है कि तो फिर इस बार तुम इतने शांत कैसे हो। तो सिम्बा कहता है क्योंकि शिया ने ही खुद ये रास्ता चुना था, मुझे भी अपना अलग रास्ता तय करना है। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। शिया मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसने मेरी लाइफ बदल दी है, लेकिन इस बदले हुई लाइफ के कारण मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दे सकता। और मैं अभी कहीं जा रहा हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिम्बा क्विजुने से मिलने आया होता है। तो क्विजुने कहता है कि क्या मेरी हंसी उड़ाने की बारी तुम्हारी है। तो सिम्बा कहता है कि मैं तुम्हें इसे छोड़ देने के लिए मोटिवेट करने आया हूँ। चेंग मेयो मर चुकी है, तुम्हें जो दर्द दे रहा था वो चेंग मेयो नहीं थी, ये तुम्हारी गलती है। तुम पहले ही एक चेंग मेयो को खो चुके हो, सिर्फ उसकी वजह से इस तरह अपनी लाइफ मत जियो। मुझे लगता है कि अगर वो अभी जिंदा होती तो वो तुम्हें कायर समझती। बीता हुआ कल तो बस बीता हुआ कल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब अपनी लाइफ इस तरह से वेस्ट मत करो, क्योंकि इससे शिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा वैम्पायर की समिति ने मानव समाज में तुम्हारी सिचुएशन को भी ध्यान में रखा, इसलिए तुम्हारी सजा हल्की है। और जब तुम बाहर निकलो तो सिस्टर लिंसी को ढूंढो और उनसे अपना इलाज करवाओ। टोंग टोंग के मामले की वजह से शिया का इलाज भी उन्होंने ही किया था, इसीलिए वो टोंग टोंग को भूल गई। मैंने भी तुम्हारे ही जैसे मुश्किल रास्ते पर कदम रखा है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो क्विजुने रोते हुए कहता है कि तुम कौन सा मजाक कर रहे हो। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद हम शिया को देखते हैं जिससे कि हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वेल, अब उसके बाद जियांग को देखते हैं तो उसने अपनी लाइफ स्टोरी को बुक की तरह लिख दिया होता है और उसने उस बुक का नाम रखा होता है द अनटचेबल। और वो बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है, जिस वजह से उसका इंटरव्यू लिया जाता है।
और फिर एंकर उससे पूछती है कि आपको इस बुक की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि मुझे इस बुक की प्रेरणा उससे मिली जिसे मैं पसंद करता हूँ। पहले मुझे जर्मोफोबिया हुआ करता था, लेकिन बाद में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, उसने मुझे बदल दिया और उसने खुद को भी बदल लिया। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। और फिर अब हम सिम्बा और शिवान दोनों को देखते हैं जो कि हैप्पीली अपना कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लिंसी को भी अपना पार्टनर मिल जाता है। और फिर सिम्बा को भी देखते हैं जो कि अकेले बैठा होता है। तभी एक लड़की उसके पास कॉफ़ी लेकर आती है और कॉफ़ी देने के बाद कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से देखा है, आज आखिरकार हमें एक साथ काम करने का मौका मिला है। और उसके क्लोज आकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम अब भी पसंद हो। तो फिर सिम्बा भी ये सुनकर स्माइल करता है। और शिया का भाई जियांग यांग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहता है। और फिर अब क्विजुने को भी देखते हैं तो चेन उसके पास आकर कहती है कि अंकल, हम बहुत दिनों बाद मिले और क्या आपने अपने दिल पर बसे पत्थर को हटा दिया। तो वो कहता है कि कौन सा पत्थर और तुम कौन हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो चेन उस पर हंसती है। तभी क्विजुने मन में सोचता है कि मेरा दिल धड़क क्यों रहा है। तभी चेन उसे कहती है कि इट्स ओके और उसे एक आइसक्रीम देती है। तो वो उसे ले तो लेता है पर उसे हैरानी से देखता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसने अपना इलाज लिंसी से करवा लिया था। फिर अब नेक्स्ट सीन में जियांग को देखते हैं तो वो उस नई बुक को देख रहा था और शिया को याद करता है। तभी शिया आकर कहती है कि तुमने ये बुक मेरे लिए लिखी है। तो जियांग पूरी तरह हैरान हो जाता है उसे इतने लंबे टाइम बाद देखकर। तो शिया कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत देर तक सोई रही और तुम्हें मेरी याद आई तो तुमने इस बुक को लिख दिया है ना। तो जियांग तुरंत उसे हक कर लेता है। तो शिया कहती है कि जियांग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो जियांग भी खुश हो जाता है। और फिर शिया उसके बाद पूछती है कि जियांग, तुमने पहली बार किसी लड़की का हाथ कब पकड़ा था। तो वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था, उस समय मैं बस पहली क्लास में पढ़ रहा था। ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं अपने डैड को हॉस्पिटल में देखने गया था। मैं हॉस्पिटल के एक रूम के पास से गुजरा और मैंने बिस्तर पर लेटी हुई एक छोटी बच्ची को देखा। उस टाइम मुझे जर्मोफोबिया से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं उसके पास धीरे से गया और उसका हाथ पकड़ा और उसके लिए दुआ की कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और किसी अजनबी से ये मेरा पहला कांटेक्ट था और वो लड़की कोई और नहीं, शिया ही थी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए ड्रामे के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।